नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अनुपात में हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब आगे हम धीरे धीरे जैसे चलेंगे। देखिए, सिक्कों वाले क्वेश्चन पे मैं आया था। अभी तक की जो क्लास अगर आप एनालाइज करें तो काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे और हमने चीजें छोटे तरीके से भी सीखी। हमने ये भी देखा कि चीजें बड़ी कैसे करते हैं हम, ठीक है, यानी हम क्यों किस तरीके से करके हमारी वो चीज बड़ी हो रही है और हम समय कैसे बचा सकते हैं, मतलब ये है। और हम धीरे धीरे करके चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में पहले कुछ सिक्कों के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखिए, एक बार बताऊं, जितना मैं करा दूंगा उतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। जितनी वेराइटी मैं करा दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि एक चीज पे सिक्के के अगर क्वेश्चन है तो मैं उस पर 50 ही क्वेश्चन कराऊं। जैसे एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना आपको, उस पर जितनी वेराइटी हो सकेंगी वो सारे क्वेश्चन क्लास में हो जाएंगे। पर हाँ, मैं आप ये देखें कि भाई एज से रिलेटेड प्रॉब्लम पूरा चैप्टर ही बना हुआ है और आप देखें इतने सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 50-100 क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा उसके अंदर, पर जो कॉन्सेप्ट बताया है उससे वो 50 हो गया, अगले 5,000-6,000 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान रखना है, उसी के बेस पे आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आई कि सर सिक्कों वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सिक्कों वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा, टोटल वैल्यू, मेरी जेब में जितने पैसे हैं वो बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, प्रत्येक सिक्के की कीमत, ठीक है। इतनी टोटल वैल्यू होती है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ये वाली जो चीज है ना, वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, ये एक फिक्स वेरिएबल है। इसे मैं वी बोल देता हूं, इसे एन बोल देता हूं, इसे टोटल वैल्यू बोल देता हूं टीवी, ठीक है। ये वाली जो चीज है ना वो फिक्स है। दो वेरिएबल हैं आपके पास, कभी आपको तो टोटल वैल्यू का अनुपात दिया जाएगा और इसका टोटल दिया जाएगा, ठीक है। बात समझना, कभी इसका अनुपात होगा तो इसका टोटल, इसका टोटल होगा तो इसका अनुपात, ठीक है। इससे लेना देना ज्यादा है नहीं। तो वही दो क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराए थे। अब मैंने आपसे ये भी बोला कि भाई देखिए, या तो इसका टोटल गिवन है तो इसका अनुपात गिवन है, या फिर इसका अनुपात गिवन है तो इसका टोटल गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा यही जाएगा, नंबर ऑफ 1 रुपए कॉइन, 50 पैसे कॉइन। देखिए यहां पर अगर आप नंबर के नीचे देखें तो यहाँ रेशो मिल रहा है या टोटल मिल रहा है, प्रत्येक सिक्का नहीं मिल रहा, ठीक है। प्रत्येक सिक्का नहीं मिल रहा, वो हमें निकालना पड़ेगा और उसी पे बेस क्वेश्चन रहेगा। वी की बात करें तो वैल्यू ऑफ ईच कॉइन वो फिक्स रहती है। एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने ये, 225 रुपए की एक राशि है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब टोटल किसका है, इसका। अनुपात किसका है, इसका। इस पे बेस ये क्वेश्चन है। नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपए के सिक्के निकालने, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है 8 यूनिट के, ठीक है। 8 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत ध्यान से। दो चीज बताऊंगा, एक कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल दोनों ही होंगे वैसे, एक तो करने का तरीका ही देख लेते हैं पहले। अगर 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो कितने पैसे हो गए, 800। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 250। 25 पैसे के 3 सिक्के हो गए तो 75, ठीक है। टोटल अगर मैं करता हूं 1125 आ गया। और 1125 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22500। डबल जीरो क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैंने पैसों में कन्वर्ट किया है। अगर मैं ध्यान से देखूं 1125 का कितने गुना है ये, अगर मैं इतना देखता हूं तो 2 गुना, ये 20 गुना। 20 गुना का मतलब है आपके सामने वो मल्टीप्लायर आ गया कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 इंटू 20 हो जाएगी, यानी 160। 160 आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है जिसमें टोटल वैल्यू का टोटल दे रखा है और सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट।
अब ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं दिखाना चाहता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। देखिए हम ऐसे भी जानते हैं तो हम वैसे भी जानते हैं, यानी अगर मैं लॉजिकली पूरा प्रैक्टिकल लाइफ से लेके लगाऊं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले ध्यान से समझना, मैं चलिए 0 क्यों लिखा, 75 कैसे, एक सेकंड रुक जाइए, 75 कैसे, 25 पैसे इंटू 3 75, 50 पैसे इंटू 5 1 रुपये यानी 100 पैसे, और यहां डबल जीरो इसलिए लगाया क्योंकि पूरे को पैसे में कन्वर्ट किया। अब मान लेते हैं मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, ठीक है, मैं बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखता हूं, ठीक है। 8 अगर है तो 8 का मल्टीपल आंसर होगा, एक ऑप्शन घट गया ये वाला, 3 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन बच गए आपके सामने, ये भी 8 से भाग हो रहा है, ये भी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर इस 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मिडल ऑप्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब पैसों के मामले की बात होती है, जब पैसे के मामलों की बात होती है तब मिडल ऑप्शन बहुत काम आता है। ये मैं SICI में भी दिखाऊंगा आपको कि मिडल ऑप्शन किस तरीके से काम आ रहा है। मिडल ऑप्शन का मतलब जो बीच की वैल्यू है, 80 112 60 में बीच की वैल्यू कौन सी है, 112 है, ठीक है। अगर इस 8 यूनिट की वैल्यू 112 होती तो 5 और 3 8, इन दोनों के सिक्के भी मिला के कितने होते, 112 होते। बात समझना, अगर बात समझ गए तो पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा, यूं बैठे बैठे इसमें आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैंने देखा 8 का मल्टीपल आंसर होगा, एक ऑप्शन नहीं था, 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे तो मैंने मिडल ऑप्शन देखा, मिडल ऑप्शन मैं देखता हूं ये 112 हो गया, यानी ये वाले सिक्के अगर 112 हो गए, 8 यूनिट 112 हो गए, तो ये वाले भी तो 8 112 होगा, यानी 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के मिला के भी 112 होंगे अगर ये आंसर होता है तो। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, टोटल सिक्के कितने हो गए, 224। अगर सारे ही सिक्के एक के होते तो भी 225 नहीं बन पाता। इस बात से क्या पता लग रहा है, इस बात से ये पता लग रहा है कि आंसर इससे बड़ा होगा, क्योंकि सारे सिक्के तो एक के है ही नहीं वैसे भी। अब लॉजिकल बात समझिए ना, कि अगर ये 112 सिक्के हैं, 112 रुपए हो गए, ये 8 की वैल्यू 112 है, पर ये तो 112 नहीं होगा, पर मान लेते हैं 112 भी ले लेता हूं मैं, तो भी 224 बन रहा है, 225 फिर भी नहीं बन पा रहा। यानी इसका मतलब ये है कि इसके सिक्कों की संख्या इससे ज्यादा होगी। मिडल ऑप्शन लेने का क्या फायदा है, अगर मान लेते ये वैल्यू आती इससे बड़ी, जैसे टोटल किया मैंने, वो बड़ी वैल्यू आ गई, 225 से बड़ी आ जाती, तो मैं ये बोलता इसके नीचे वाला ऑप्शन आंसर होगा, तो मैं उस केस में 80 आंसर लगा देता, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे अलग आगे। हिंदी में अलग है भाई, सही कर लो, अगर हिंदी में अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब लॉजिकली समझना, यहां वो बोलता है, ध्यान से, टोटल सिक्के इतने हैं, सिक्कों का टोटल दे रखा है। हमने ये पढ़ा था, जब अगर सिक्कों का टोटल दे रखा होगा तो अनुपात किसका मिलेगा, टोटल वैल्यू का। टोटल वैल्यू का अनुपात है, बिल्कुल है, देखिए, द वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ ईच कॉइन ऑफ ईच काइंड बी सेम। सेम का मतलब क्या होता है, 1:1:1। टोटल वैल्यू का अनुपात कितना है, 1:1:1। अब सिक्के किसके हैं, 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं नंबर निकालता हूं, नंबर का रेशियो कैसे आता है, जब 1 रुपए की बात है तो 1 से गुणा करो, जब 50 पैसे की बात है तो 2 से,
25 पैसे की बात है तो 4 से, तो 4 2 6 और 1 7, तो 7 यूनिट आ गया। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 175 है, यानी 25 गुना। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉइन ऑफ ईच काइंड बी सेम अमाउंट इन द बैग, अमाउंट इन द बैग निकालना है मेरे को, ठीक है। यानी अगर ये 7 की वैल्यू 175 आ गई, 1 की 25 आ गई, यानी ये 25 सिक्के हो गए। 25 सिक्के अगर ये हो गए, ठीक है, तो ये कितने पैसे हो गए? 1 रुपए के अगर 25 सिक्के हैं तो 25 रुपए हो गए। 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की वैल्यू सेम है, तो 75 रुपए आपका आंसर आ गया। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 75 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, 175 सिक्के हैं मेरे पास, ठीक है, कुल मिलाकर। अब यहां पर रेशो ना देके ये लिख दी लाइन, इसका मतलब क्या है? इसका रेशो ये है 1:1:1। अगर टोटल वैल्यू का रेशो दे रखा है, उससे आपको नंबर का रेशो निकालना है, तो क्या करेंगे? 1 रुपए के केस में 1 से गुणा करो, 50 पैसे के केस में 2 से, 25 पैसे के केस में 4 से, 20 पैसे के केस में 5 से, 5 पैसे के केस में 20 से, 10 पैसे के केस में 10 से, ठीक है। तो ये नंबर का अनुपात आ गया। संख्या कितनी हो गई? 1 2 और 4, यानी टोटल 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू 175 है, 1 यूनिट की 25 आ गई, यानी प्रत्येक प्रकार के अगर आप देखें 1 यूनिट यानी ये वाली वैल्यू, तो ये 25 सिक्के होंगे। अब ऐसा नहीं करा मैंने कि ये 25 निकाला, ये 50 और ये 100। मैंने ये देखा अगर ये 25 हैं तो 25 1 रुपए के सिक्के अगर मेरी जेब में है तो 25 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अब वो बोल रहा है हर प्रकार के सिक्कों से सेम वैल्यू बन रही है, तो 25 25 25 75 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75 आपका आंसर हो गया। 1 1 क्यों? टोटल वैल्यू ऑफ ईच काइंड बी सेम। सेम का मतलब क्या होता है? अनुपात बराबर, 1:1:1। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास 640 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं। प्रत्येक प्रकार के नोटों की जो संख्या है वो बराबर है, यानी नंबर का रेशियो क्या दे रखा है? 1:1:1, ठीक है। वैल्यू का रेशियो कितना है? वैल्यू है 1 5 और 10। टोटल का कितना आ जाएगा? 1 और 5 और 10, यानी 16 की वैल्यू कितनी हो गई? 640, यानी 40 गुना। टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं आपको, तो आपको 1 2 3 की वैल्यू निकालनी है। 120 मेरा आंसर आ जाएगा, 120 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 120 मेरा आंसर हो गया। 7500 वाली बैच भाई आज हो गई है सुबह 12 बजे, ठीक है। आइए एक बार और देख लेते हैं। अब देखिए पता क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चे ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, आपने दोबारा से भी पढ़ा, पर पेपर में भाई ऐसा थोड़ी करेंगे। पेपर में मैं ऐसे नहीं करूंगा। पहले देखिए ध्यान से, देखिए 3 चीजें हैं मेरे दिमाग में और उसी पे ही सारे क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से लिखता हूं वो 3 चीजें, ये रही वो 3 चीजें, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट है, इस पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन इन दोनों चीज को लेके बन रहा है। अगर टोटल का रेशियो दे रख, देखिए ध्यान से बात समझिए, इसका टोटल दे रखा है, इसका अनुपात दे रखा है, ठीक है। वैल्यू आपको प्रत्येक की पता होगी, ठीक है। तो आप प्रत्येक प्रकार का सिक्का निकाल लेंगे। ध्यान से समझिएगा, टोटल वैल्यू को अगर मैं V से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है? नंबर ऑफ कॉइन्स आते हैं, ठीक है। और वही काम हम लगातार कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जो टोटल वैल्यू थी अगर आप उसे वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब 1 रुपए के केस में 1 से डिवाइड किया, 50 पैसे का रुपये में कन्वर्ट करूंगा 1/2, इसलिए 2 से गुणा कर दिया। 25 पैसे के केस में 1/4, इसलिए 4 से गुणा कर दिया। तो इसका कुछ इतना रोल नहीं है, केवल इन 2 चीज का रोल है, और वही मैंने क्वेश्चन में देखा।
अब जैसे यहां देखते हैं, अब मैं इस क्वेश्चन को लिखने थोड़ी वाला हूं, मुझे पता है कि 1 रुपए का नोट है, 5 रुपए का और 10 रुपए का, एक इसका वैल्यू का रेशियो हो गया। ठीक है, नंबर क्वांटिटी जो है सबकी बराबर है। ठीक है, सबकी बराबर है तो 1:1:1, यानी 1 इंटू 1 आ गया, टोटल वैल्यू का रेशियो निकाल रहा हूं अब मैं, फिर 5 आ गया, फिर 10 आ गया, रेशियो आया ये 16 यूनिट आ गई। 16 यूनिट में कितने पैसे बनने हैं? 640 रुपए। ठीक है, यहां मैंने पैसों में कन्वर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां सारे रुपीज हैं, इसलिए नहीं किया। तो 16 की वैल्यू 640 हो गई। अब मुझे क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ नोट्स। 1:1:1 है तो 3 यूनिट आ गए, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 120, 40 गुना, तो 120 नोट आ गए मेरे पास। बी ऑप्शन आंसर हो गया। अब यहीं पर ना एक बात और बताऊंगा, ध्यान से देखना यार, आप इतना ना कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी, जितना सिंपल लगे। जैसे कि मैं आपसे क्या बोलता हूँ, मान लेता हूँ मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, मैं बहुत साधारण तरीके से चलता हूँ कि भाई जो भी आंसर आएगा, तीनों प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है तो 3 से भाग होगा। 3 से एक ऑप्शन भाग नहीं हो रहा ये वाला, बाकी 3 ऑप्शन हो रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया मिडल ऑप्शन लेने का तरीका। मैं 120 लेके वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। अगर 120 नोट है मेरे पास कुल, तो प्रत्येक प्रकार के कितने होंगे? 40 नोट होंगे। 1 रुपए के 40 नोट तो 40 रुपए हो गए। 5 रुपए के 40 नोट तो 200 रुपए हो गए। 10 रुपए के 40 नोट 400 रुपए हो गए। 400, 200, 600 और 640, 640 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। वेरीफाई हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई 7500 वाली लाइव बैच हो चुका है आज। अब आगे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बहुत। A:B+C, C:A+B, B:C+A, है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसका टोटल देखिए कितना आ रहा है, 4, इसका टोटल कितना आ रहा है? 12 आ रहा है ना। मैंने क्यों बोला इसका टोटल देखिए? क्योंकि मेरे को नजर आ रहा है यहाँ जो वेरिएबल है A, B और C है, टोटल करूंगा A+B+C। यहाँ जो वेरिएबल है A, B, C है, टोटल करूंगा A+B+C। ठीक है, तो दोनों ही केस में A+B+C मिलेगा। ठीक है, और A+B+C की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इस कंडीशन के हिसाब से 12 है तो इस कंडीशन के हिसाब से 4 आ रही है, पर वैल्यू अलग अलग थोड़ी आएगी, वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा? इसे 3 से गुणा करूंगा। जब मैं इसे 3 से गुणा करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और अब ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया, जैसा मैं चाहता था। A+B+C की वैल्यू सेम हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं। उसने पूछा B:C+A, मुझे टोटल 12 पता है, A की वैल्यू कितनी आ गई? 3। C की वैल्यू कितनी है? 5। B की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अब बच्चे पूछेंगे B की वैल्यू 4 कैसे आई? यार अगर A+B+C 12 है और A+C 8 है, 5 और 3 8 हो गया ना, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो अगर मैं इसका अनुपात निकालता हूं क्या आएगा? 4:8 यानी 1:2। 1:2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। अब देखिए, ये तो मैंने आपको लिख के बता दिया, मैं आपको बताऊंगा कि इसी क्वेश्चन को बिना लिखे कैसे करना है। मैं कैसे करता, ध्यान से देखना। बहुत ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता। ठीक है, देखिए पता है क्या है, स्क्रीन से ज्यादा
आपको मेरी बात पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर मेरी बातें लगातार समझ आ रही है ना, स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं भी समझ आया तो चल जाएगा काम। जो मैं बात बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जाता हूँ इस क्वेश्चन को देखने, मैं देखता हूँ यार ABC यहाँ पर भी है, ABC यहाँ पर भी है, ABC यहाँ पर भी है। यानी अगर मैं ABC इनको ऐड कर दूं तो ABC मिल जाएगा, इसे ऐड कर दूं तो ABC मिल जाएगा। ये मुझसे पूछा है, ठीक है, ये मुझसे पूछा है। अब मैंने ये देखा कि यार अगर मैं ऐड करता हूं तो यहाँ क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। पर भाई ये तो गड़बड़ हो गया ना। अगर मेरे को A प्लस B प्लस C की वैल्यू यहाँ से मिल रही है, वो अगर 4 है और यहाँ 12 मिल रही है, तो या तो मैं 12 वाली को 4 बनाऊं या 4 वाली को 12 बनाऊं, बात एक ही है, वैल्यू एक ही होगी A प्लस B प्लस C की। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसे 3 से गुणा कर दिया, मैं सबसे पहले पता है क्या चीज देखने वाला हूं, मैं ये देखने वाला हूं मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, C प्लस A की। जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो मैं देखूंगा A की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, C की क्या मिलेगी, 5। 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। और अभी अभी मैंने निकाला था A प्लस B प्लस C कितना है, 12 है, तो B कितना बचा, 4 बचा। ये मेरा आंसर आ गया। तो मैं पॉइंट तक भी नहीं लगाऊंगा इसके अंदर। कितने लोगों को बात क्लियर है अच्छे से? आपका कमेंट शो हो रहा है भाई। कितने लोगों को बात क्लियर है अच्छे से, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये मैंने आपको करना सिखाया है, पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, इस तरीके के काफी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, देखिए ध्यान से। A प्लस B प्लस C कितना है, 14 है। अगर मैं यहां देखूं तो A प्लस B प्लस C तो नहीं मिल रहा। अगर मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने पे क्या मिल रहा है मेरे को, वो देखिए। 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 21 आ रही है। कितनी आ रही है, 21 आ रही है। और 2 बार A प्लस B प्लस C की वैल्यू होनी कितनी चाहिए, 28 होनी चाहिए, है ना। दे रखी है ना A प्लस B प्लस C 14 है, यहाँ 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C की वैल्यू 21 आ रही है, पर होनी कितनी चाहिए, 28। 21 को 28 बनाना पड़ेगा। अगर आपको 21 को 28 बनाना है, कैसे बनाएंगे, ये चीज कैसे करते हैं। 21 को 28 बनाना है तो सबसे पहले 21 और 28 का रेशियो देखिए, 3 और 4, ठीक है। अब ये देखिए कि 21 को बड़ा बनाना है 21 से या छोटा बनाना है, 21 को बड़ा बनाना है 21 से, तो 3 और 4 निकाला था ना, 4 से ऊपर 3 से नीचे, 4/3 से गुणा कर दो, ठीक है। अब मैंने 4/3 से गुणा कर दिया, 21 और 28 का रेशियो निकाला, 3 4 आया। क्योंकि मेरे को बड़ा नंबर बनाना था इसलिए मैंने बड़ा नंबर ऊपर रखा, छोटा नंबर नीचे। अगर मेरे को छोटा नंबर बनाना होता तो मैं छोटा नंबर ऊपर रखता, बड़ा नंबर नीचे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं देखता हूं वैल्यू किसकी निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको C की वैल्यू निकालनी है, A प्लस B प्लस C आपके सामने है, अगर इसकी वैल्यू पता लग जाए तो बात बन जाए A प्लस B की। A प्लस B कहां पर है, ये रहा, ये रहा। तो 6 इंटू 4/3 8 आ गया, 6 इंटू 4/3 8 आ गया। तो C कितना बचा, C बचा मेरा 6। ये मेरा आंसर हो गया, A ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई? बिल्कुल कर सकते थे आप पिछले क्वेश्चन में, 12 को भाग करने वाला। एक बार और ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। A प्लस B प्लस C किसके बराबर है, 14 के। अगर मैं यहां देखता हूं, क्या A प्लस B प्लस C मिलेगा, नहीं,
यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी का दुगना मिलेगा अगर आप ऐड करते हैं तो, 2 बार a 2 बार b 2 बार c, और वो कितना मिलेगा, वो 21 के बराबर मिलेगा। पर क्या 2 बार a 2 बार b 2 बार c 21 के बराबर है? नहीं, वो तो 28 के बराबर है। अब बात आती है कि 21 को 28 बनाना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला इसका रेशियो निकालो। आपने देखा 3 4 4 3, किसी ने 28 पहले रखा, किसी ने 21 पहले रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 और 4 है। ठीक है, अब 21 को मेरे को 28 बनाना है, 3 और 4 मेरे दिमाग में है, तो बड़ा नंबर बनाना है तो बड़ा नंबर ऊपर रखूंगा, छोटा नंबर नीचे रखूंगा, 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मेरे को छोटा नंबर बनाना था तो मैं 3 ऊपर रखता और 4 नीचे रखता। अब जब मैं इसे 4/3 से गुणा करूंगा तो एक एक टर्म 4/3 से गुणा होगी ना, ऐसा थोड़ी है कि टोटल केवल हो रहा है, एक एक टर्म 4/3 से गुणा हो रही है। फिर मैं आगे बढ़ा, मैं देखा वैल्यू किसका निकालना है, सी का निकालना है। फिर मेरे पास एक कंडीशन तो ये पहले से है, a प्लस बी प्लस सी 14 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी पता लग जाए तो बात बन जाए। a प्लस बी की कौन सी है, पहले वाली है ये, तो 6 × 4/3 यानी 8, तो 8 हो गया, यानी a प्लस बी 8 हो गया, तो c की वैल्यू 6 आ गई, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर पेन फ्री करना है तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन बुक में भी यही है। ठीक है, एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है कि एग्जीक्यूशन कैसा है आपका, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है, अब मेरे सामने ये क्वेश्चन आया, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ के गया हूं अच्छे से, मेरे को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे पता है क्वेश्चन होगा कैसे, तब की बात हो रही है। मुझे पता लग गया यार a प्लस बी प्लस सी 14 है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का दुगना है, कितना है, 7 6 13 8 21 है, a प्लस बी प्लस सी का दुगना 21 है और वो का है 14 है, तो 28 होना चाहिए बेसिकली, पर 21 है, तो किससे गुणा करेंगे, 4/3 से। चलिए जी 4/3 से गुणा कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है बेवकूफों की तरह 4/3 4/3 4/3 किया, एक एक वैल्यू लिखी, नहीं, थोड़ी सा दिमाग लगाना है। वैल्यू किसकी पूछी है, सी की, ठीक है, इसकी, तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू पता लग जाए तो सी की अपने आप पता लग जाएगी। a प्लस बी की कौन सी है, ये, तो 6 को किससे गुणा करना था, 4/3 से, 6 चौक 24/3 यानी 8 आ गया। 8 का मतलब है अगर ये 8 आ गया तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए फिर बढ़ेंगे आगे। शुक्रिया भाई। अब यहां देखिए मैंने कॉन्सेप्ट वही लगाया है पर पेन बिल्कुल नहीं लगाया है, कॉन्सेप्ट वही लगाया है। ठीक है, a प्लस बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, a प्लस बी का अनुपात दे रखा है, 6x दे रखा है आपको, 6 नहीं दे रखा। उसने ये नहीं बोला कि a प्लस बी इक्वल टू 6, वो वैल्यू हमने निकाली है 4/3 से गुणा करके। ठीक है, 4/3 21 और 28 का रेशियो। आगे देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, एक्स वाई जेड का अनुपात निकालना है। अब इन क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाए ना, बुक में इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन दे रखे हैं, हमें ये देखना कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं जब भी देखता था हमेशा ऑप्शन से करता था। कोई भी 2 कंडीशन ले लो आप, ये वाली 2 ले सकते हो, ये वाली 2 ले सकते हो, ये वाली 2 ले सकते हो, मैं ये दोनों लेके चेक कर रहा हूं। y प्लस एक्स अपॉन जेड, y प्लस एक्स 2 और 1 3 अपॉन जेड बराबर है x अपॉन वाई के, गलत हो गया। y प्लस एक्स अपॉन जेड बराबर है x अपॉन वाई के, सही हो गया। क्या और कोई ऑप्शन तो नहीं है ऐसा, y प्लस एक्स 5
अपॉन जेड बराबर है एक्स अपॉन वाई के, गलत हो गया। वाई प्लस एक्स अपॉन जेड बराबर है एक्स अपॉन वाई के, गलत हो गया। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन मैं कभी भी करता हूं तो मैं ऑप्शन से वैल्यू उठाता हूं, यहां पुट करता हूं और वेरीफाई कर लेता हूं। मैंने प्लस वाली वैल्यू ली, आप माइनस वाली भी ले सकते हैं, आप पहली दो, लास्ट दो और पहली तीसरी भी ले सकते हो। कोई भी एक कंडीशन उठाइए इक्वल टू वाली, ऑप्शन से वैल्यू रखिए और वेरीफाई करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को? के मान के नहीं करेंगे इसका सॉल्यूशन। अगर आपने ये सोचा कि मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, सॉल्यूशन तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन का। बुक में अगर आप देखेंगे के मान के सॉल्यूशन है, पूरा बढ़िया सा एकदम मजेदार बड़ा सा सॉल्यूशन है। मेरे को वो सॉल्यूशन कराना ही नहीं है, मैं तो इस मान के चलता हूं मुझे वो आता ही नहीं है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये कंडीशन आपको दे रखी है, आपको एक्स वाई जेड का अनुपात निकालना है। एक्स वाई जेड की वैल्यू जो यहां पर है वो उठाइए, कोई भी कंडीशन में लगाइए। मैंने इस वाली कंडीशन में लगा दी, आप इसमें भी लगा सकते हैं, आप पहली और थर्ड में भी लगा सकते हैं। मैंने देखा केवल इस कंडीशन में सी ऑप्शन में ये वेरीफाई हो रही है, इसलिए सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर कंडीशन वेरीफाई नहीं हुआ, तब कंडीशन अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो वो आंसर ही कैसे होगा भाई? सोचिए तो सही जरा, कंडीशन अगर वेरीफाई ही नहीं हुआ तो आंसर हो ही नहीं सकता वो ऑप्शन। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिल सकते हैं। क्वेश्चन दिखने में बहुत टेढ़ा सा लग रहा है, पर वाकई में इतना टेढ़ा नहीं है। टेढ़ा पता है क्यों नहीं है, ये भी बता देता हूं, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू पूछी है। इसका मतलब क्या है, एन इधर चला जाएगा और एम उधर चला जाएगा, ये निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं ये वाली और ये वाली कंडीशन लेता हूं तो क्या आ गया, 7:1 आ गया। ठीक है, और अगर मैं m अपॉन n निकालता हूं तो क्या आएगा, 7 + 1/7 - 1, 8/6 यानी 4/3। मेरे को n/m निकालना है यानी 3:4। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में अगर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी की सारी सॉल्यूशन में इस्तेमाल हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो हम पहली दो टर्म्स देखकर सीधा सीधा निकाल सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन पार्ट मैंने करा दिया आपको। ठीक है, अब मेन बात ना हर चीज पे ये डिपेंड करती है एग्जाम में आप कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आप कैसे करेंगे ये डिपेंड करता है, ध्यान से समझना बात बिल्कुल। क्या मैं एग्जाम में इस तरीके से करने वाला हूं? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं करूंगा इस तरीके से। पर हाँ, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। अब मैं इसे करने की कोशिश करता हूँ। मुझे जब पहले से कर रखा है क्वेश्चन मैंने, मुझे पता है एन और एम निकालने हैं। मुझे ये भी पता है पहली दो कंडीशन से आ जाएगा m + n m - n है। m और n का रेशियो क्या आएगा, 7 और 1 8, 7 में से 1 गया 6, 8/6 में दिमाग में रोक सकता हूँ। 8/6 होता है 4/3, तो m और n का अनुपात आ गया 4:3। मेरे को तो इसका उल्टा निकालना है, तो 3/4 मेरा आंसर हो गया। तो ये कैसे किया मैंने, तो हवा हवा में बोलते 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 कर लिया। पर यहां तक पहुंचने के लिए क्या किया होगा, मैंने पहले रूट पे बहुत मेहनत करी होगी। कितने लोगों को ये वाला सॉल्यूशन समझ आ गया जो मैंने मुंह से बोला है, जल्दी से बताइए। mn प्रोडक्ट में है, रेशियो में नहीं है। एक बच्चा पूछता है 7 + 1 7 - 1 क्यों किया? मेरे भाई CND की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, देखिए वो मैंने लगाई है यहां पर। ठीक है, देखिए ये बात समझनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन कैसे होगा। क्वेश्चन अगर मैं पढ़ा, देखिए बात समझना, आपने बैच लिया है,
मेरी डबल मेहनत लग रही है आपके साथ, समझ पा रहे होंगे। अगर मैं आराम से, आप लोगों ने बैच ले ही लिया है, मैं यूं पढ़ाता आराम से, ये हो गया, ये हो गया, 4 3 आ गया, 3 4 हो गया, खत्म, आगे चलो। ठीक है, अब ये तो आप सीख गए, पर मेरे भाई ये बहुत लोगों को आता है, आपको समझना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है ना। मैंने आपसे बार बार बोला कि आपकी लास्ट कोचिंग होगी, लास्ट कोचिंग होगी। मेरे बोलने से लास्ट कोचिंग हो जाएगी क्या? आप ये भी देखिए कि आप अपने बदलाव के लिए क्या कर रहे हैं। ये बीच चीज में मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मैं अगर आपकी जगह होता, मेरे को सोल्यूशन आता है, मैं पूरी प्रैक्टिस करके गया हूं। लोग कहते हैं ना कि मॉक टेस्ट बना के जाओ, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट बना के जाओगे तो आराम से स्पीड बन जाएगी। अरे यार, मॉक टेस्ट बनाने से अगर स्पीड बन जाती तो कितने लोगों की स्पीड बन जाती। खाली मॉक टेस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। अब एक बार बताइए, आपने क्वेश्चन ऐसे करना ही नहीं सीखा, आपने ये लगाना सीखा है, तो मॉक टेस्ट में भी तो आप यही लगाओगे। तो पहले खुद पे काम करिए, फिर मॉक टेस्ट में कूदिए, फिर फायदा है मॉक टेस्ट का। ऐसा नहीं है खुद पे काम किया नहीं, आपने वही कॉन्सेप्ट पढ़े और आप मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और आपको लग रहा है इससे स्पीड बढ़ेगी क्योंकि लोग कहते हैं ऐसा। कोई सेंसिबल बात नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। एल स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर बराबर हो गया, बराबर छोड़िए, -4ml -4 3 12mn इक्वस टू 0। ठीक है, ध्यान से बात समझना, बिल्कुल ध्यान से। होल स्क्वायर बनाने पे बेसिकली ये क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन अगर पहले से कर रखा होगा तो ही ये क्वेश्चन एग्जाम में होगा, अदरवाइज पेपर में क्वेश्चन नहीं होगा। मैं लिख के कह रहा हूं आपको। अब ये देखिए, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं, अब गौर करने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। गौर करने वाली बात क्या है, ये भी पूरा लिखा जाएगा ऐसे ही। पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आम बंदा किस तरीके से करता है। ठीक है, वो सीखने में और सिलेक्शन लेने में क्या फर्क है, ये भी समझ आ रहा है लगातार। 2ab, मैंने ये वाला जो बचा हुआ 2 था वो m के साथ ही क्यों लिखा? पहली बात तो ये दिमाग में आनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि l जो है उसका सिंगल का स्क्वायर है, उसके साथ कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अगर इसके साथ कोई नंबर होता तो ये वाला नंबर उसके साथ शिफ्ट हो जाता। तो यहां से मुझे पता लगा l के साथ कोई नंबर नहीं आएगा, इसलिए l को मैंने ऐसे लिख दिया, ये 2m बचा। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूं, फिर मैं यहां गया, 2 मैंने अलग लिख दिया, मुझे दिख गया एक तो m है और m के साथ मुझे पता लग गया था 2 आ रहा है, तो 2m वाला बन गया, बचा क्या 3n, और 3n से ये पता लगा इसका स्क्वायर मुझे यहां नजर आ रहा है। अब मैं आगे लिखता हूं अगर इसे, तो आप ध्यान से देखिए, एल स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 2 प्लस कह रहा हूं -2 इंटू 2m इंटू एल प्लस 4m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर -2 इंटू 2m इंटू 3n इक्वस टू 0। फिर मैं इसे लिखता हूं क्या, l माइनस 2m का होल स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3n का होल स्क्वायर इक्वस टू 0। इससे पता लग गया l बराबर होगा किसके, 2m के, और l बाय m कितना आ गया, 2/1। और इससे पता लग गया क्या, 2m बराबर होगा किसके, 3n के। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं m/n कितना हो गया, 3/2। ये रेशियो भी निकाल सकता हूं। अब मैं यहां से देखता हूं l/m क्या है, 2:1। 2:1 है, नहीं है। 2:1 है, नहीं है। 2:1 है, बिल्कुल है। 2:1 है, नहीं है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब एक एक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई ऐसा है जिसे समझ नहीं आया?
अभी लगाएंगे बेटा, रुक जाओ थोड़ा सा, है ना। ये पूरा तरीका है इसे करने का। देखिए हमेशा ये कहा जाता है ना कि शॉर्टकट करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप शॉर्टकट भी नहीं लगा सकते। शॉर्ट तो वो आदमी कर सकता है ना जिसको बड़ा पता हो, जिसे बड़ा ही नहीं पता वो शॉर्ट कैसे करेगा। ठीक है, आइए मैं इसका शॉर्टर वर्जन पे चलता हूं कि मैं इसमें क्या क्या बचा सकता हूं। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बच जाएगा, जो जो बचेगा वो देख लेते हैं। ध्यान से देखिए। अब मैंने आपको क्लास में कराया, मैं ना क्वेश्चन कर रखा है मैंने पहले से, मैं क्या देखूंगा, ठीक है, वो देखिए। मुझे पता है कि ये यहाँ प्लस में है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। मुझे ये पता है, मुझे पता है होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर बनेगा तो 2 अलग से बचेगा और 2 ml अलग से बचेगा। अब 2 ml में मेरे को देखना है कि 2 L के साथ लगाना है या M के साथ। मुझे ये पता लग गया L के साथ नहीं आएगा, M के साथ आएगा, क्योंकि L तो सिंगल में है। तो एक तो होल स्क्वायर बनेगा इसका कि L माइनस 2M का होल स्क्वायर। यहीं से पता लग रहा है मेरे को, मुझे यहीं से पता लग रहा है कि एक जो बनेगा 2 अगर मैं हटा देता हूं तो बचा गया 2 ml, और 2 L के साथ नहीं आ सकता, 2 M के साथ आएगा, क्योंकि L के साथ कोई नंबर नहीं है। तो होल स्क्वायर किसका बनेगा, माइनस साइन के साथ बनेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। L के साथ किसका बनेगा, 2M का बनेगा, तो L माइनस 2M का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। फिर एक होल स्क्वायर और बनेगा और बराबर हो जाएगा 0 के। अगले का अभी मुझे नहीं पता कि क्या बनेगा, बात समझना। तो ये 0 के बराबर कब होगा, जब L 2M के बराबर होगा, यानी पहली वैल्यू दूसरे से दुगनी होनी चाहिए। क्या ये दुगनी है, नहीं। क्या ये दुगनी है, नहीं। क्या ये दुगनी है, नहीं। ये दुगनी है, बिल्कुल है। आंसर हो गया। किस पे आंसर, ऑब्जर्वेशन पे। जो मैंने पहली क्लास में बोला था ना, ऑब्जर्वेशन लगाएंगे। ऑब्जर्वेशन कब लग पाए, लेकिन जब मुझे क्वेश्चन पहले से आता था। अब मुझे आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने ये नहीं किया, ये पूरी। तो आपको यही चीज समझा देती है कि भाई सिलेक्शन वाले बच्चे में और नहीं सिलेक्शन वाले में क्या फर्क होता है। एक बच्चा है जिसे पूरा पता है, उसे टीचर ने भी ऐसे ही कराया, उसे पूरा ऐसे करा दिया। मैं भी ऐसे ही करा सकता था, पर मैं टीचर्स में से नहीं हूं, आपको पता है। मैं आपके जैसा ही एक एस्पिरेंट रहा हूं, ठीक है। मैंने भी एग्जाम काफी बार 5-6 बार क्रैक किया है, तो मैं आपको हमेशा वही चीज सिखाता हूं जो मैं एग्जाम में करता था, जो मैं एग्जाम में सोचता था, ठीक है। मैं कोई टीचिंग के लिए नहीं आया यहाँ पर, मैं आपको सिलेक्शन दिलवाने आया हूँ। टीचिंग के लिए आता तो केवल ये चीज बता देता आपको, ये टीचिंग वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये सिलेक्शन वाला है, ये हैबिट है, ये एक्सपीरियंस है हमारा, ठीक है। कितने लोगों को समझ आ गया है ये, जल्दी से बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर, एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने 2m माइनस एल क्यों नहीं लिखा। देखो मेरे भाई, अगर आप 2m माइनस एल लिख देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पावर स्क्वायर है, ठीक है। पावर क्या है, स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी L 2m के बराबर आएगा। फिर एक बच्चे ने ये बोला, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये एक बच्चे ने पुट किया कि सर 2m का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो सर 4m स्क्वायर आएगा। देखिए जो सेंसिबल क्वेश्चन है ना, वो मैं जरूर ले रहा हूं, जिससे आपको भी सीखने को मिलेगा। एक बच्चे ने कहा कि सर आपने ये तो लिख दिया, पर अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 4m स्क्वायर मिलेगा, यहां तो 8m स्क्वायर है, ठीक है। तो आप ये देखिए, दूसरा जो 4m स्क्वायर बचा होगा वो किसके साथ आएगा, वो इस वाले के साथ आ जाएगा, यानी 2m माइनस 3n। तो अगला क्या बन जाएगा, 2m माइनस 3n का होल स्क्वायर।
एक 2m वाला यहाँ आ गया, एक 2m वाला यहाँ चला गया, 4 और 4 8 बन जाएगा, वापस मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे भाई जिसने क्वेश्चन पूछा था उसे बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रपोर्शन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं प्रपोर्शन के ले रहा हूं, उसके बाद रेशो में और धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं हम कल से। अभी प्रपोर्शन समानुपात, समानुपात, समान अनुपात, इक्वल रेशियो प्रपोर्शन हो जाता है। A/B, C/D है, पास पास वालों को गुणा करो, दूर दूर वालों को गुणा करो, बराबर आएगा। ये प्रपोर्शन हो जाता है आपका। इसी तरीके से आपके 4 प्रपोर्शन होते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट प्रपोर्शन। फर्स्ट प्रपोर्शन में x यहां आता है, ये a है, ये b है, ये c है। पास पास वालों को गुणा करो, दूर दूर वालों को गुणा, हमेशा ऐसे ही होता है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, AB/c आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। अगला आ जाता है मीन प्रपोर्शनल, मध्यानुपातिक। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिकली मीन पर x इज, ये बोलेगा कि x जो है मीन प्रपोर्शनल है a और b के बीच। तो इस बात का मतलब है x स्क्वायर है AB के बराबर। मीन है सेकंड प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहां पर x लिखेंगे, यहां पर भी x लिखेंगे, यहां पर b आएगा और x स्क्वायर की वैल्यू AB आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी रूट AB हो जाएगी। ये प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज के आधार पर ही इनकी नेमिंग रखी गई है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल अगर है x इज थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड b, तो इसका मतलब देखिए, कभी भी ये लाइन इस तरीके से लिखी हो तो बाद वाले नंबर का स्क्वायर करो और a से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू आ गई b²/a। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, x इज फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी। इसको मैं कैसे देखता हूं, देखिए देखिए मेन तो आपके 3 ही है, फर्स्ट में तो इतना कुछ नहीं है, फर्स्ट तो आप सीधा ही निकाल लेंगे। सेकंड है रूट ए बी वाला, थर्ड है b²/a वाला, फोर्थ क्या है, फोर्थ में तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही देखना है कि अगर a की वैल्यू c है तो b की वैल्यू क्या होगी। ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जाम्पल मैंने लिया 3 4 6, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है मेरे को। तो मैं ये बोलूंगा 3 की वैल्यू 6 हो गई तो 4 की 8 हो गई, फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया आपका 8। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पर देख लेते हैं, किसी ने पूछा कि ये 4 है और 5 है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर बटा 4। ठीक है, ये आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। किसी ने हमें पूछा कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आपको 16 और 9 के बीच, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, √16 × 9 यानी 12 आ गया, 12 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 12 आपका आंसर आ गया। तो ये आपकी प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी है जो जगह जगह आपकी इस्तेमाल होंगी। ठीक है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। आगे एक प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, ये आपकी बहुत जगह इस्तेमाल होगी कि अगर A/B C/D E/F के बराबर है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मिल जाते हैं। अगर ये इसके बराबर है तो आगे में कोई भी ऑपरेशन, देखिए सेम ऑपरेशन ऊपर नीचे हो रहा है, सेम ऑपरेशन ऊपर नीचे हो रहा है, यानी क्यूब रूट लगाया ऊपर, क्यूब रूट लगाया नीचे, तो ऊपर ऊपर वाले गुणा कर दिए, नीचे नीचे वाले गुणा कर दिए, अनुपात बराबर रहेगा। ठीक है, क्यूब रूट ले लूं, अंडर रूट ले लूं, कोई भी प्रॉपर्टी ले लूं,
अगर मैं ऊपर वाली में प्लस प्लस कर देता हूं या प्लस माइनस कर देता हूं, नीचे वाले में भी वही सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस, अनुपात बराबर रहेगा। ठीक है, ए सी ई बी डी एफ। अब यहां पर देखिए ऊपर प्लस प्लस है, नीचे भी प्लस प्लस है। अगर मैं ए को एक्स से गुणा करता हूं, बी को भी उससे करना पड़ेगा, सी को वाई से गुणा करता हूं, डी को भी उससे करना पड़ेगा, ई को जेड से करता हूं तो एफ को भी जेड से करना पड़ेगा, अनुपात बराबर रहेगा। ये प्रॉपर्टी है आपकी जो काफी जगह इस्तेमाल होगी, यानी ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है तो 2a प्लस सी अपॉन 2b प्लस डी भी बराबर होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देखता हूं इस पे। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, देखिए ये अनुपात मेरे को बराबर दे रखे हैं, ये अनुपात मेरे को बराबर दे रखे हैं और मेरे को ये निकालना है। ध्यान से देखिए, ऊपर ए है, ऊपर सी है, ऊपर ई है, ऊपर ए ऊपर सी ऊपर ई, नीचे बी नीचे डी नीचे एफ, जैसा यहां पर है। ठीक है, ऊपर अगर ए में 3 से गुणा हो रहा है तो बी में भी, ऊपर सी में 5 से गुणा हो रहा है तो नीचे डी में भी, ऊपर अगर ई में 7 से गुणा हो रहा है तो नीचे एफ में भी। तो अनुपात क्या रहेगा? अनुपात वही रहेगा जो ओरिजिनल था, 1:2। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया आपका। समझ आ रही है बात? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आंसर सेम रहेगा। आप देखिए यहां ऊपर ए है, यहां पर सी है, यहां पर ई, यहां ए सी ई, नीचे बी डी एफ। जिस नंबर से ऊपर गुणा हो रहा है, ए से 3 से, नीचे भी उससे 3 से, ऊपर 5 से तो नीचे भी 5 से, ऊपर 7 से नीचे भी 7 से, बीच में प्लस प्लस है तो नीचे भी प्लस प्लस है। तो ऐसी कोई भी आइडेंटिटी मिलेगी तो अनुपात समान रहेगा। ठीक है, सेम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे भाई, क्वेश्चन नहीं बन सकता, वो उसका आंसर नहीं निकाल सकते फिर आप। आइए अब इस क्वेश्चन पर आता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। व्हाट नंबर शुड बी, देखिए इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। 6 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स और 38 प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गया। इसमें क्या जोड़ें कि ये अनुपातिक हो जाएं? इसमें एक्स, इसमें एक्स, इसमें एक्स, इसमें एक्स। अनुपातिक का मतलब है इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है आपको। अब जब नंबर छोटे होते हैं ना, बहुत ध्यान से बात समझना, अगर नंबर छोटे होते हैं, ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स की जगह 1 रख के देखा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, छोटे ऑप्शन में वैल्यू, छोटे ऑप्शन में ऑप्शन से हो जाएगा। कर सकते हैं, मैंने नहीं बोला करना है, कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बात समझने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझने वाली है। ठीक है, अगर मैं 1 डालता हूं यहां पर 7 आ गया, 1 यहां डालता हूं तो 7 आया, 7 का मल्टीपल आया? नहीं आया। क्या यहां पर 7 का मल्टीपल आया 1 जोड़ने पर? नहीं आया। ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। ठीक है, बात समझना, यहां पर अगर ये a बाई बी सी बाई डी है तो ए डी बराबर हो गया बी सी के। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू है वो बी या सी में होनी चाहिए, यहां पर जो वैल्यू है वो बी या सी में होनी चाहिए। ठीक है, तो ए में जो वैल्यू है वो या तो इससे कटे या इससे कटे, और अगर नहीं कटती है तो वो इक्वल नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। अगर ए में 13 आ रहा है और बी सी में 13 नहीं है तो क्या कभी बराबर होगा? लॉजिकली सोचिए, नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पर लगाया। मैंने बोला कि भाई अगर 1 डालता हूं तो 7 आएगा। क्या 7 नीचे बन रहा है? नहीं। क्या 7 यहां बन रहा है? नहीं, 19 बन रहा है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब मान लेते हैं,
दो ऑप्शन ले लेता हूं मैं, 6 और 2 8, 18 और 2 20। 8 और 20 का कुछ ना कुछ तो लोचा है, 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। वो प्राइम नंबर था, सीधा पता लग रहा था कि 7 है तो 7 नहीं दिख रहा, 2 की पावर या 3 का मल्टीपल वो मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं 2 रखता हूं तो 8, 2 रखता हूं तो 16, 1/2 आ गया। 2 रखता हूं तो 20, 2 रखता हूं तो 40, 1/2 आ गया। वेरीफाई हो गया, आंसर हो गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहीं पर ही समाप्त नहीं करेंगे, इसे और डिटेल में समझिए, थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। और अब मान लेते हैं ऑप्शन छोटे छोटे नहीं है, ऑप्शन बड़े हैं, मुझे सॉल्व करना है इसे। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। छोटे तरीकों की जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि भाई मैं यहां मल्टीप्लाई करके, एक्स स्क्वायर में सॉल्व करके लंबा नहीं कर सकता इसे, मेरे बस की नहीं है, मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन, पर मैं लंबा नहीं करूंगा। तरीका बताता हूं, इसका अंतर निकालिए 8, इसका अंतर निकालिए 20। 8 और 20 को काटते हैं तो 2 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 2 और 5 आ गया। 5 को गुणा करिए इस वाले से, इस ऊपर वाले से, 2 को गुणा करिए इस ऊपर वाले से, तो 5 को इससे गुणा करिए, 30 + 5x। 2 को गुणा करिए इससे, 36 + 2x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। 2 मेरा आंसर हो गया, सॉल्व करने का तरीका हो गया इसे। ठीक है, अब इसी चीज को और सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं डिटेल पे गया एकदम, फिर डिटेल से पहले मैंने बताया आपको ऑप्शन वाला, पर वो ऑप्शन वाला ज्यादा जगह काम नहीं करेगा, मैं सही बात बताऊं आपको, इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया वहां पर छोटे ऑप्शन हो। तो पेपर में वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोटे छोटे ऑप्शन वाला नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ठीक है, तो बात समझिए। अब मान लेते हैं इसे सॉल्व करना है, बड़ा बड़ा स्क्वायर करके मैं नहीं कर सकता, मैं मान के चल रहा हूं मुझे नहीं आता। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं मुझे नहीं आता। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैंने आपको बताया कि इसको घटाइए, इसको घटाइए, 8 और 20 आ गया। 8 और 20 का मतलब है 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 आ गया। अनुपात अगर मैं देखूं, इसको मैं इधर ले जाता हूं, इसको मैं इधर ले जाता हूं और बराबर कर देता हूं, ये तरीका है इसे करने का। तो 5, अब आपका पास तरीका आ गया, पर आपने ये लिखा, मैं नहीं चाहता आप ये लिखें। अब मैं कुछ कुछ चीजें और कटवा रहा हूं। मैं क्या चाहता हूं कि अगर आपके सामने ये आ गया 6 + x 14 + x बराबर है किसके? 18 + x 38 + x। अब आप क्या करें, आपके सामने ये 8 आ गया था, ये 20 आ गया था, यानी 2 5 आ गया था। एक बारी में एक चीज पे काम करें, पहले x वाले पे मैं इसको इससे गुणा करता हूं, 5x आएगा, इसको इससे गुणा करता हूं, 2x आएगा। 5x में से 2x गया, 3x बचेगा। 6 पंजे 30, 18 दूनी 36, 36 में से 30 गया तो 6 आया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए, जो सबसे बड़े वाला था उसे हटा के मैंने ये रेशो वाला लगवाया, और फिर मैंने उसको हटा, इस वाले पार्ट को हटा के ये करवाया। ये फाइनल है कि अब आपको क्या करना है कि एक बार x वाले पे काम करना है और एक बार नंबर पे काम करना है। पर ध्यान रखिए, यहां पर जब जब साइन सेम होंगे तब तक माइनस होगा, जब जब साइन सेम होंगे तो माइनस होगा, अपोजिट साइन में प्लस होगा इस मेथड में। हालांकि अपोजिट साइन तो आपको यहां नहीं मिलेगा, ठीक है, यहां पर माइनस ही मिलेगा अगर आपको प्रोपोर्शन में निकालना है तो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं वापस आया इस पे, ध्यान से देखना। अब मैं वापस आया इस पे,
ध्यान से देखिए, अब मैं इसे और सिंपल करने जा रहा हूं। और सिंपल कैसे, ध्यान से समझना क्या करना है आपको। आप ये देखिए क्या लिखा है, 6, 14, 18, 38। इसका अंतर निकालिए, इसका अंतर निकालिए। इसका अंतर हो गया 8, इसका अंतर हो गया 20। 8 और 20 का मतलब हो गया 2:5। 8 और 20 का अनुपात निकालते हैं तो 2:5 आ जाता है। अब मुझे ये पता है कि 2:5 अगर आ गया तो अनुपात में अंतर कितना है, 3 यूनिट का। वैल्यू किसकी मिलेगी, 3 यूनिट की। और वैल्यू क्या मिलेगी, आइए वो देख लेते हैं। 5 से गुणा करो इसे, 6 को, 18 को गुणा करो 2 से, 30 और 36 यानी 6। 1 यूनिट की कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे से हम कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे ना, हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल यही देखने वाले हैं। अभी तो देखिए बिल्कुल स्टार्ट ही किया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही लिया है मैंने। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मैंने आपको बताया था क्या करना है। 24 और 120 में क्या रिश्ता है, 5 गुना का। 22 का और किस में होगा, 110 में। 22 का 5 गुना। ठीक है, ध्यान से देखिए, 24 का 5 गुना, 22 का 5 गुना। ए बी सी डी, ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है। या तो हम ये वाला मल्टीप्लायर देख लेते हैं, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ए अपॉन सी बी अपॉन डी के बराबर है। ठीक है, या फिर इसका अनुपात देख लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने क्या करा, 24 इंटू 5 120, 22 पंजे 110। ठीक है, कभी कभी हम ये करेंगे 24 की वैल्यू ये वाली है तो ये वाली वैल्यू का क्या होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं 189, 273, 153 बताना है किसके बराबर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं फोर्थ प्रोपोर्शन निकालता हूं तो ये देखिए ध्यान से, अभी तक हमने क्या करा, इसकी वैल्यू ये है तो इसकी क्या होगी, या फिर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी क्या होगी। पर यहां तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ऐसा, यहां मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ऐसा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 189 अपॉन 273 बराबर हो गया 153 अपॉन एक्स। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया आपका। एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे, 153 इंटू 273 अपॉन 189। अब मैं आगे क्या करने वाला हूं, मैं पूरा थोड़ी सॉल्व करने वाला हूं इसे। मैं ये देखता हूं इसकी आखिरी संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। नीचे वाले की आखिरी संख्या क्या है, 9 है। तो आखिरी संख्या क्या आएगी, 1 आएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं इनके प्रोपोर्शनल के। आगे हम देखेंगे एग्जामिनर किस तरीके से चीजों को चेंज कर रहा है, किस तरीके से चीजों को बना रहा है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टी। अभी तो क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी मैंने बताई, क्वेश्चन आपके सामने है, सीधा वैल्यू रखनी और आंसर निकालना है। 0.2 का स्क्वायर अपॉन 0.8, तो ये कितना आ गया, 0.04 अपॉन 0.8। ठीक है, अपॉन 0.8। अब आप में से कई बच्चे ने इसे कैलकुलेट करने लग जाते हैं, ये गलती करने लग जाते हैं, पर आपको कैलकुलेट नहीं करना।
8 पंजे 40 नजर आता है, बिल्कुल नजर आता है। ठीक है, 8 का आधा 4 नजर आता है, बिल्कुल नजर आता है। यानी 5 हो सकता है, 50 हो सकता है, 0.5 हो सकता है। तो 0.05 देख के मैं आंसर मार्क कर दूंगा ना। देखिए ये क्वेश्चन मैंने थर्ड प्रोपोर्शन निकलवाने के लिए नहीं लिखा है यहाँ पर। थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन के क्वेश्चन तो मैं आगे भी कराऊंगा, पर यहाँ केवल सिखाया जा रहा है और नंबर को एनालाइज करना सिखा रहे हैं आपको कि भाई अगर ये 0.04 आता, ये 8 आता, तो मैं ये देखता 8 पंजे 40, जिसमें 5 है। 5 केवल एक ही ऑप्शन में था, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में मैंने थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सब कराया आपको। ठीक है, और अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि अदर और वैरायटी के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं पर किताब में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए लगातार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।